अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लीड पाते पहुंचे, अगली क्लास में पहुंचे सर। फजल अगली क्लास में पहुंचे, जाए उधर। चैप्टर नंबर 20 का नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उसके साथ रिलेटेड होगा ये। अभी हमने इससे पहले किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा था कल जो इसका पहला टॉपिक था बाइंडिंग एनर्जी और उसके बारे में, ठीक है। जो यहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ स्लाइड्स भी शेयर की थी और उसमें से कोई वीडियो के जरिए भी एक्सप्लेन कराया था मैंने, ठीक है। तो वो हमने शेयर की हुई थी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें से वो है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन। पहला जो टॉपिक था वो ये वाला था, मैस्ड इफेक्ट इन बाइंडिंग एनर्जी, जो कल हमने पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक इसमें से इंक्लूडेड है, ठीक है, वो है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, ठीक है। इसमें से हम अल्फा पार्टिकल की मैटर के साथ इंटरेक्शन पढ़ेंगे कि जब वो अल्फा पार्टिकल मैटर को हिट करते हैं तो क्या, या मैटर में से मूव किस तरह से करते हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इंटरेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल पढ़ेंगे, इंटरेक्शन ऑफ गैमा रेस पढ़ेंगे और इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स पढ़ेंगे, ठीक है, इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम इनको समझ लें कि ये हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा पार्टिकल्स है क्या चीज़ है, ठीक है, या फिर ये न्यूट्रॉन ये हम क्यों यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई भी है। हमारे पास है सबसे पहले इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर, ठीक है। जो भी हमें पता है कि हमारे पास कुछ ऐसे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, Z जो है वो हमारे पास किससे 82 से ज़्यादा है, वो नेचुरली अनस्टेबल है, ठीक है। नेचुरली अनस्टेबल है तो वो क्या करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ इमिशन करते हैं, ठीक है। वो इमिशन तीन चार किस्म की इमिशंस होती है। अल्फा के केस में अल्फा पार्टिकल्स भी वो एमिट करते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी वो एमिट करते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं और कुछ गेमा रेडिएशंस एमिट करते हैं, और साथ में या तो न्यूट्रॉन्स भी हम कहते हैं, ठीक है, कि वो भी एमिट करते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये मुख्तलिफ न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें से ये हमारे पास होते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन आपको यहाँ पर आप ये पिक्चर आप ज्यादातर उसमें से अपने बुक्स में देखेंगे, ठीक है, ये एनिमेटेड है, ठीक है, कि एक हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स होता है। वो एलिमेंट्स जो हमारे पास स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद, ठीक है, कुछ एमिशन करते हैं अपने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके जरिए, ठीक है। फ्रॉम अनस्टेबल they converted into more stable element or nuclei, ठीक है, by some with the help of a process जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस भी कहते हैं, ठीक है। 10th क्लास में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, अल्फा बीटा और गेमा, ठीक है। तो इसी तरह से वो एमिट होते हैं। और जिस तरह के यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक यूरेनियम जो है, ठीक है, यूरेनियम, वो यूरेनियम यहाँ पर हमारे पास ये यूरेनियम है, वो क्या कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड मटेरियल में है, मटेरियल्स है यूरेनियम 238, वो रेडान में कन्वर्ट हो जाता है, रेडान 222 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और साथ में क्या एमिट कर देता है, अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर देता है। फिर वो रेडान जो होते हैं वो पोलोनियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, पोलोनियम 218 में, ठीक है। और पोलोनियम 218 भी क्या कर लेते हैं, उसमें से भी वो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर देते हैं।
पोलोनियम फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेड 214 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेड 214 में कन्वर्ट होकर वो क्या करता है, वो साथ में बीटा पार्टिकल्स इमिट करते हैं। जो लेड 214 है वो बिस्मथ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और साथ में वो क्या इमिट कर देता है, बीटा पार्टिकल्स को इमिट कर देता है बिस्मथ पोलोनियम में। लेकिन कौन से, अब इस पोलोनियम में यहाँ पर जो है, ठीक है, वो 218 है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो है ये कौन सा है, ये 214 है, ये अलग अलग पोलोनियम है, ठीक है। तो इसमें से कन्वर्ट हो जाता है बाई इमिटिंग अल्फा रेडिएशन, ठीक है। अल्फा रेडिएशन साथ में वो क्या कर लेते हैं, इमिट कर लेते हैं, और फिर वही पोलोनियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें से हमारे पास लेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेड में कन्वर्ट हो जाता है और वो भी हमारे पास कुछ इमिशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो आपने देखा कि यूरेनियम किस में कन्वर्ट हुआ, यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हुआ, और उसमें से बीच में इसने इतने ज्यादा रेडिएशन करा दिया, ठीक है। तो इसी तरह से ये यूरेनियम जो था ये अनस्टेबल था, ठीक है। रेडान उससे ज्यादा स्टेबल था, तो उसने क्या कर दिया, उसने उसमें से खुद को कन्वर्ट कर दिया, स्पॉन्टेनियसली वो कन्वर्ट हो गया अल्फा पार्टिकल को इमिट करा के। फिर वो पोलोनियम में, फिर उसके बाद वो लेड में, ठीक है, फिर उसके बाद बिस्मथ में, बिस्मथ से फिर दोबारा वो हमारे पास पोलोनियम 214 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद वो लेड में कन्वर्ट हो गया। तो ये इनकी, ये जो यूरेनियम है ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये सब कुछ इमिट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से नेचुरली अकरिंग भी होते हैं, और बास को हम क्या कर देते हैं, इंड्यूस्ड ट्रांसमिटेशन उसकी कर देते हैं, ठीक है। अब ये कुछ स्लाइड मैंने आपकी 10th क्लास की बुक से उठाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वहां पर जो टॉपिक था वो बैकग्राउंड रेडिएशन का था। रेडिएशन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू atmosphere due to different radioactive substances are called background radiation, ठीक है। जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ किस्म के रेडिएशन हर टाइम पर मौजूद होते हैं, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, लेकिन हर टाइम पर मौजूद होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। और वो कौन से रेडिएशंस होते हैं, वो क्या चीजें होती है, वो यही अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स ही या रेडिएशंस ही होती है, ठीक है। एवरीवेयर इन रॉक्स, सॉइल, वाटर एंड एयर, ठीक है। इन आवर प्लेनेट आर ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हमारे ये जो प्लेनेट है, ठीक है, इसमें से रॉक्स में, पानी में, ठीक है, सॉइल में, एयर में मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के एलिमेंट पड़े हुए हैं जो कि स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद कुछ एमिशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये बैकग्राउंड रेडिएशन जो होती है ये हमारे पास आ जाती है, ठीक है। This natural radiation is called the background radiation. It is much part of our environment as sunshine and rain. Fortunately, our bodies can tolerate it. Only places where radiation is very high can be injurious to health. ठीक है, मतलब जिस तरह के हमारे इस एटमॉस्फेयर के लिए में ये एयर जरूरी है, रेन जरूरी है, सनशाइन जरूरी है, ठीक है, इसी तरह से हमारे इस ये जो एनवायरनमेंट है, इसी तरह से इसमें से ये जो नेचुरल रेडिएशन है या बैकग्राउंड रेडिएशंस है, ठीक है, ये भी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन खुशकिस्मती हमारी यही है कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, वो क्या करती है, टॉलरेट करती है, ठीक है। हंसला ये ना ड्रा कर लिया करो, ठीक है। तो वो टॉलरेट कर देती है। ओनली प्लेसेस वेयर रेडिएशन इज वेरी हाई, सिर्फ और सिर्फ वो केसेस जिसमें से हमारे पास क्या हो, ये रेडिएशन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, तो वो जगह पर या वो रेडिएशन हमारे लिए क्या होती है, वो बहुत ज्यादा मतलब हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। अदरवाइज जो नॉर्मल कंडीशन में रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन पाई जाती है, ठीक है, वो हमारे लिए इतने हार्मफुल नहीं है, ठीक है। Okay, the earth and all living thing in it also receive radiation from outer spaces. बाज इसमें से बैकग्राउंड रेडिएशन इस तरह से है कि वो कहां से आती है, वो बाहर की जो हमारे पास कॉस्मिक रेज है इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मिक रेज, ठीक है, वो हमारे पास बाहर के इंटरेक्शन की वजह से आती है, ठीक है, आउटर स्पेस से भी आती है। एक तो हमारे सॉइल में और हर जगह पर पाई जाती है, दूसरी बाहर से भी कुछ रेडिएशन आती है। These radiations is called cosmic radiation, और वो जो बाहर से
आउटर स्पेस से हमारे एनवायरनमेंट में जो रेडिएशंस आती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं, which primarily consist of proton, ions, alpha particles and larger nuclei। जो कॉस्मिक रेज होती है उसमें से आयंस भी होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी होते हैं, और साथ में लार्जर न्यूक्लियाई या फिर और साथ में प्रोटॉन्स भी होते हैं। द कॉस्मिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद एटम्स इन द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट अ शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन इंक्लूडिंग एक्स रेज, म्यून्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो कॉस्मिक रेज आती है ऊपर से, आउटर स्पेस से, ठीक है, ये रास्ते में जब हमारी एनवायरनमेंट में एंटर हो जाते हैं तो ये मुख्तलिफ पार्टिकल्स के साथ क्या करते हैं, एटम्स के साथ वो इंटरेक्शन करते हैं, और वो मुख्तलिफ किस्म की बाकी रेडिएशन में, जिसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी रेडिएशन, ठीक है, कि मतलब वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट होती है, इन द फॉर्म ऑफ, वो हमें मिलती है एक्सरेज के फॉर्म में, म्यून्स की फॉर्म में, प्रोटॉन्स की फॉर्म में, अल्फा पार्टिकल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, या फिर न्यूट्रॉन्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इन तमाम फॉर्म में हमारे पास, ये जो बताने का मकसद ये था कि हमारे पास ये रेडिएशन हर टाइम हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशंस है। ठीक है, अब इसके साथ एक और टर्म यूज होगा जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। अब ये जो हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ठीक है, गामा रेज, ठीक है, तो ये हमारे पास आती कहाँ से है, ये आती है इन द रिजल्ट ऑफ ए न्यूक्लियर प्रोसेस, और उस न्यूक्लियर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। मतलब न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बाय एमिटिंग सम काइंड ऑफ एमिशन। ठीक है, वो एमिशन अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, और ये खुद बहुत होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। ठीक है, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस होता है जो कि खुद ब खुद हो रहा होता है, हम उसको नहीं कराते। ठीक है, बाहर से कोई उसको नहीं कराता, बल्कि वो खुद ब खुद स्टार्ट होता है। ठीक है, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस in which a parent unstable nuclei changes into a more stable daughter nuclei with the emission of radiation is called nuclear transmutation। एक पेरेंट न्यूक्लियाइड जो कि क्या है, जो कि अनस्टेबल है, वो जब कन्वर्ट होता है किसमें, एक डॉटर न्यूक्लियाइड में, जो कि अपने पेरेंट न्यूक्लियाइड से ज्यादा स्टेबल, ठीक है, उसमें कन्वर्ट होता है और खुद ब खुद कन्वर्ट, ठीक है, बाय एमिशन ऑफ रेडिएशंस। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन कहते हैं। नाउ वी रिप्रेजेंट रेडियोएक्टिव डिके बाय मींस ऑफ ए न्यूक्लियर इक्वेशन इन व्हिच पेरेंट न्यूक्लियाई एक्सचेंजेस इनटू, मतलब हमारे पास ये जो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन है उसमें से एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर शॉट डाउन बाय collision, they become harmless. In fact, they combine to form neutral helium atoms। ये इसके साथ एक इंफॉर्मेशन के तौर पर दी गई है कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स जब स्लो डाउन कर दिए जाते हैं, ठीक है, कोलिजन के जरिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो हार्मलेस हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी लॉस कर लेते हैं, और इनफैक्ट दे कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल हीलियम एटम, और वो आपस में, वो न्यूट्रॉन और वो अल्फा और बीटा पार्टिकल, ठीक है, वो साथ में मिलकर क्या बना देते हैं, एक हीलियम का न्यूक्लियस बना देते हैं, जो कि इतना ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए नहीं है। ये वो इक्वेशन है अल्फा डिके का, बीटा डिके का। ठीक है, हमारे पास अल्फा डिके में अगर एक्स एक, अच्छा अभी तक समझ आई आप लोगों को? जिसको कोई क्वेश्चन है वो अभी मुझे बताएं इसमें से। जी बेटा, अबू बकर हैंड रेस कर लिया करें। जी अबू बकर, म्यूट अनम्यूट कर लो अपने। सर ये म्यून्स क्या होते हैं सर? ठीक है, म्यून्स हमारे पास जिस तरह के बाकी सब पार्टिकल्स है ना,
जिस तरह प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स है, इसी तरह से हमारे पास मियॉन्स भी हैं, ठीक है। मियॉन्स भी एक सब पार्टिकल है जो कि फंडामेंटल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन सब पार्टिकल है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, तो अभी हमारे पास अल्फा, बीटा और गेमा डीके, ठीक है, अल्फा, बीटा और गेमा डीके के उसके रिएक्शन किस तरह से होते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर देखें एक्स एक कोई भी वो है एलिमेंट है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, ए के बराबर, जेड उसका कितना है, एटॉमिक मास कितना है, वो हमारे पास ए के बराबर है, एटॉमिक नंबर जेड के बराबर है, ठीक है। जब पैरेंट न्यूक्लियाई कन्वर्ट होगा, ठीक है, जब उसमें से एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आकर होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किसी नए न्यूक्लियस में या किसी नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, वाई रखा है, ठीक है। तो अल्फा डिके जब उसमें से होता है तो उसमें से हमारे पास 2 प्रोटॉन उससे क्या हो जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है, रिलीज हो जाते हैं 2 प्रोटॉन्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास कितना बन जाएगा, ए हमारे पास A-4, ठीक है, और हमारे पास उसका जो वो होते हैं 2 प्रोटॉन्स भी उससे निकल गए, ठीक है। तो ये 2 प्रोटॉन और 2 ये हमारे पास किसके फॉर्म में आते हैं, अल्फा के फॉर्म, हीलियम के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, और साथ में कुछ एनर्जी इमिट कर देते हैं। तो अल्फा पार्टिकल इसी तरह से इमिट होते हैं, और इसकी एग्जांपल क्या है, रेडॉन की एग्जांपल, सॉरी रेडियम की एग्जांपल है। जब रेडियम कन्वर्ट होता है किसी में से, जब वो अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रेडॉन में कन्वर्ट होकर वो अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं और साथ में एनर्जी को इमिट कर देते हैं, ठीक है। इट मींस इन अल्फा डिके द प्रोटॉन नंबर आर एटॉमिक नंबर, जो प्रोटॉन नंबर है Z, ठीक है, वो हमारे पास, या एटॉमिक नंबर भी उसको हम कह सकते हैं, ठीक है, atomic number Z of the parent nuclide reduced by 2 and its mass number are nucleon numbers A decreases by 4, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो उस तरह से रिड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है बीटा डिके। बीटा डिके में भी हमारे पास एक जो होता है उसमें से एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो एक न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो वो बीटा डिके के फॉर्म में या बीटा पार्टिकल के फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, और उसकी एग्जांपल हमें यहाँ पर कार्बन के फॉर्म में, कार्बन 14 जो होता है, ठीक है, उसका हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर ये हमारे पास कार्बन 14, ठीक है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है न, उसका एटॉमिक मास जो होता है वो कन्वर्ट चेंज नहीं होता, जबकि सिर्फ और सिर्फ उसका हमारे पास क्या चेंज हो जाता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है न्यूक्लियस के अंदर से। इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था कि एक न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो असल में कम्बिनेशन होता है किस चीज का, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का, उन्होंने इस तरह से एक कम्बिनेशन बनाई होती है। ये न्यूट्रॉन है लेट्स सपोज, और ये क्या है, प्रोटॉन है, इन्होंने एक कम्बिनेशन बनाई होती है। इस पूरे कम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम न्यूट्रॉन का नाम देते हैं, ठीक है, सॉरी, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। न्यूट्रॉन इज एक्चुअली द combination of electron and proton inside the nucleus। तो जब बीटा डिके आकर होता है तो उसमें से ये जो न्यूट्रॉन होता है ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है बीच में से, ठीक है। वो एलिमेंट जो होता है वो प्रोटॉन को तो रख लेता है, ठीक है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर देता है, जाने देता है, और वो इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल हमें बाहर मिलता है। वो हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सो इन बीटा डिके द पेरेंट न्यूक्लियाइड हैज इट्स प्रोटॉन नंबर Z इंक्रीज्ड बाय 1। उसका जो Z होता है वो इंक्रीज कर जाता है 1, उसमें से क्या आकर हो जाता है, इंक्रीज आकर हो जाता है, ठीक है। बट इट्स मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर्स A रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, और उसका जो A होता है वो क्या हो जाता है, वो अनचेंज रहता है, ठीक है, ओके।
तो ये हमारे पास, और ये अगर आपसे कोई पूछे कि उसका यूनिट क्या है, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है, ठीक है, तो उसको हम बेकरेल कहते हैं, BQ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इन SI बेस यूनिट 1 बेकरेल इज इक्वल टू 1 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, DPS। दिस इज वेरी स्मॉल यूनिट। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ऑफ रेडियम हैज एक्टिविटी ऑफ इतने बेकरेल, देयरफॉर द किलो बेकरेल एंड द मेगा बेकरेल, ठीक है, आर कॉमनली यूज। द एक्टिविटी ऑफ 1.0 ग्राम रेडियम इज 3.7 into 10 raised to power समथिंग मेगा बेकरेल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें से एक इंफॉर्मेशन दी गई है। ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं यही समझाने के लिए यहाँ पर कह रहा हूँ, ठीक है जी। सोहेल एजाज सर जी अल्फा डीके और बीटा डीके एक बार फिर रिपीट कर दें। ठीक है। देखिए, आपने सिर्फ ये याद रखना है इसमें से कि एक न्यूक्लियस जब अल्फा डिके उसमें से होता है तो उसके अंदर से हीलियम क्या न्यूक्लियस या फिर वो क्या इमिट करता है, वो इमिट करता है प्रोटॉन्स को इमिट कर देता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जो बीटा डिके है उसमें से जब किसी भी एलिमेंट में बीटा डिके आकर होता है तो वो क्या इमिट करता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है, ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है। तो ये आपने ये याद रखने हैं। और जो गेमा रेडिएशन है, ठीक है, गेमा रेडिएशन में हमारे पास पार्टिकल तो नहीं इमिट होते हैं, लेकिन उसमें से क्या इमिट होते हैं, उसमें से हमारे पास एनर्जी इमिट होती है। ये जो गेमा रेज है, ठीक है, इसलिए हम इसको रेज बोलते हैं। बाकी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गेमा रेज, ठीक है। रेज मतलब ये हमारे पास एनर्जी है। होता इस तरह से है कि जो नेचुरली अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं, तो बाज ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर लेते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, तो वो उन प्रोटॉन्स को अपने न्यूक्लियस से बाहर निकालते हैं। और वो जब न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है। बाज न्यूक्लियस इस तरह से होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो उनके पास मतलब उनकी अनस्टेबिलिटी किस वजह से है, उनके पास प्रोटॉन कम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो वो उन न्यूट्रॉन्स को डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन को वो जाने देते हैं, प्रोटॉन की ऑलरेडी उनके पास कमी है तो वो उसको रख लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। बाज इस तरह से होते हैं कि उनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों बराबर है, लेकिन उनके पास जो एनर्जी है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी पड़ी होती है, ठीक है, मतलब वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी से काफी ज्यादा है। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल उसके पास होने चाहिए उस पर वो एनर्जी ज्यादा है, तो वो उस एनर्जी को जस्ट रिलीज कर देते हैं। और वो एनर्जी जब रिलीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, गेमा रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, और ये जो गेमा रेडिएशन होते हैं ये ज्यादातर हमारे पास अल्फा और बीटा पार्टिकल के साथ साथ इमिट होती है, अलग से नहीं इमिट होती, ठीक है। मतलब जब बीटा पार्टिकल में, अल्फा पार्टिकल में से प्रोटॉन जाते हैं न्यूक्लियस से, तो लाजमी बात है कि न्यूक्लियस ने पहले ज्यादा एनर्जी थी उसके पास, तो उसने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल को पकड़ा हुआ था वहां पर, विद आउट किया हुआ था, ठीक है। जब उससे कुछ पार्टिकल चले गए, ठीक है, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड जो है, ठीक है, वो क्या हो गए, वो कम हो गए न्यूक्लियॉन्स। तो वो क्या कर देते हैं, उस एनर्जी को भी जाने देते हैं। तो वो एनर्जी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है गेमा रेडिएशन की फॉर्म में। अब आ गई समझ के? किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले। जी फखर, फखर
आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अवैस? जी उमर? सर अटेंडेंस ले लिया क्या? नहीं सर। नहीं नहीं। ओके जी किसी को कोई क्वेश्चन है? बेटा पूछ लिया करो ना। सर जी उमर? सर क्लियर है, वरना फिर पूछ लेते सर। और आप कॉलेज में हैं सर? जी जी ओके। अब हमारे पास ये अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस जो है, ठीक है, इसके बारे में हमारा टॉपिक असल में मेन किसके बारे में है कि ये इंटरेक्शन किस तरह से करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, उसके साथ क्या नाम है, पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। तो वो इंटरेक्शन हमने पढ़नी है। तो वो उस इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए उस इंटरेक्शन को हम उसमें से हम क्या पढ़ेंगे, आयनाइजेशन इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूं, ठीक है, कि इसमें से हमारे पास ये सारी वो पड़ी हुई है, सारी प्रॉपर्टीज लिखी गई है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको आप एक मर्तबा देख ले। इसमें लिखा गया है नेचर के बारे में लिखा गया है, टिपिकल सोर्स के बारे में लिखा गया है, आयनाइजेशन के बारे में लिखा गया है, ठीक है, कि उसकी आयनाइजेशन प्रॉपर्टीज क्या होगी, ठीक है। आयनाइजेशन प्रॉपर्टीज, रेंज इन एयर के वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें से लिखी हुई है हर एक के बारे में। ये टॉपिक, ये असल में ये स्लाइड जो है, ठीक है, ये हमने समझने हैं कि ये किस चीज की कंपैरिजन आपस में करना है सारों का। अब देखिए नेचर को देखे किस चीज का, अल्फा पार्टिकल के। नेचर जो है हीलियम न्यूक्लियाई ऑफ चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो अल्फा पार्टिकल है वो असल में हमारे पास किस चीज के, हीलियम के न्यूक्लियस है, हीलियम क्या के न्यूक्लियाई है हमारे पास, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब ये हमारे पास क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, या फिर पॉजिट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। गामा रे पार्टिकल्स क्या होते हैं, असल में ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है। इसमें से इसका चार्ज जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इसका जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका जो चार्ज होता है वो जीरो चार्ज होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता गामा रेडिएशंस में। टिपिकल सोर्स इसका क्या है, मतलब ज्यादातर ये किससे इमिट होते हैं, ये रेडॉन 222 से इमिट होते हैं, ये स्ट्रोंशियम 94 से ज्यादातर इमिट होते हैं, ये कोबाल्ट 60 से ज्यादातर इमिट होते हैं, ठीक है। बाकी भी चीजों से हो सकते हैं, लेकिन ये टिपिकल सोर्सेज है इसके साथ। इनकी आयनाइजेशन कितनी है, अबाउट 10⁻⁴, ठीक है, मतलब ये उसका फैक्टर है, ठीक है। और ये एयर में, और यहाँ पर हमारे पास इसका जो वो है बीटा पार्टिकल्स का, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स की जो आयनाइजेशन है वो तकरीबन हमारे पास 10⁻² हमारे पास है, ठीक है। और ये अबाउट 1 है। तो सबसे कम आयनाइजेशन इसमें से किस चीज की है, सबसे कम आयनाइजेशन प्रॉपर्टी इसमें से हमारे पास किसकी है, वो हमारे पास गामा पार्टिकल्स की है। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन प्रॉपर्टी किसकी है, वो है अल्फा पार्टिकल की। बीटा पार्टिकल हमारे पास मीडियोकर्स है, ठीक है, मतलब उसकी जो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी है वो गामा पार्टिकल से ज्यादा है, लेकिन अल्फा पार्टिकल से क्या है, वो कम है। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है, रेंज इन एयर, मतलब ये कितना डिस्टेंस हवा में कवर कर सकती है, ये हमारे पास सेवरल सेंटीमीटर्स तक जा सकती है, ठीक है। इसकी जो रेंज है एयर में वो सबसे कम होती है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि ये हीलियम के न्यूक्लियाई है या न्यूक्लियाइड्स है, ठीक है। तो इसलिए ये कम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं किसमें से, एयर में, लेकिन ये आयनाइजेशन ज्यादा करते हैं, ठीक है। इसके मुकाबले में
रेंज जो होती है बीटा पार्टिकल्स की वो कुछ मीटर्स तक होती है, मतलब अल्फा पार्टिकल से ज्यादा डिस्टेंस क्या कवर कर सकते हैं, बीटा पार्टिकल कवर कर सकते हैं। लेकिन इनकी आयनाइजेशन, क्योंकि साइज इनका छोटा होता जा रहा है, पहले ये प्रोटॉन थे, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस था, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो इनका साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है, मैस इनका कम है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये जो होते हैं ये इनके ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं। ज्यादातर ये किस पर डिपेंड करते हैं, मतलब जिस तरह के इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ग्रेविटेशनल इनवर्स स्क्वायर लॉ है, या दूसरे हमारे पास है, ठीक है। तो वो हमारे पास मतलब इसका ये है कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस एयर में कौन कवर कर सकता है, वो अल्फा पार्टिकल कवर कर सकते हैं। एब्जॉर्ब बाय, मतलब इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं या किसके जरिए इसको एब्जॉर्ब करा सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स को, एक टिश्यू पेपर के जरिए, ठीक है, हम अल्फा पार्टिकल को रोक सकते हैं या फिर वो उसमें से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अगर बीटा पार्टिकल को रोकना है तो उसके लिए आपको कम से कम 1.5 मिलीमीटर का एल्युमिनियम शीट चाहिए। एल्युमिनियम इसको क्या कर देता है, इसको एब्जॉर्ब करा सकते हैं, इसको स्टॉप करा सकते हैं। तीसरा, अगर हमारे पास गैमा पार्टिकल्स है तो उसको लेड शीट, ठीक है, 1.10 सेंटीमीटर का, ठीक है, लेड शीट जो होता है वो उसको क्या कर सकता है, वो उसको रोक सकता है, ठीक है। एनर्जी स्पेक्ट्रम इमिटेड विद द सेम एनर्जी, ठीक है, हमेशा इनकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, वो सेम एनर्जी होती है, स्पेक्ट्रम इनका हमेशा सेम होता है। इनका हमारे पास वेरिएबल होता है, ठीक है, एनर्जी स्पेक्ट्रम मतलब मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी के फॉर्म में, डिफरेंट एनर्जीज में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस से निकलता है तो वो अलग एनर्जी का होता है, दूसरे न्यूक्लियस से निकलता है तो वो किसी और एनर्जी का होता है। तो इनका स्पेक्ट्रम जो होता है वो वर्सटाइल होता है, वो हमारे पास वेरिएबल होता है, ठीक है। इसी तरह से इनका गैमा पार्टिकल की भी हमारे पास वेरिएबल एनर्जी स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। स्पीड इनका जो होता है अल्फा पार्टिकल का वो सबसे कम होता है, क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है तो इसकी स्पीड सबसे कम होगी, ठीक है। इससे ज्यादा स्पीड जो होगी वो किसकी होगी, बीटा पार्टिकल की, क्योंकि बीटा पार्टिकल हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनकी जो स्पीड होती है वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होती है, ठीक है। और जबकि गैमा रेडिएशन को हम, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है, ये आपको ये याद होने चाहिए कि किसका कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। Now if you have any question then you can easily raise your hand, I will unmute you. जी, अबू बकर। ये वेव्स और रेज में क्या फर्क है? रेज और वेव्स हम कहते हैं डिस्टरबेंस को, ठीक है। रेज हमारे पास होते हैं कि मतलब उनका जो एक्सट्रीम होती है, ठीक है, उस डिस्टरबेंस की एक्सट्रीम जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं, रेज बोलते हैं। और वेव्स हमारे पास इट इज एक्चुअली द डिस्टरबेंस, ठीक है। एनी अदर? और साथ में यहाँ पर यह भी लिखा गया है, इसके बारे में ये भी हमने लिखा है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई ejected at high speed with a range of only a few centimeters in air. They can be stopped by an ordinary sheet of thin aluminum foil, ठीक है। बीटा पार्टिकल stream of high energy electrons ejected at various speed as high as close to speed of light. Beta particle may be able to penetrate several millimeter of aluminium, ठीक है। gamma rays हमारे पास electromagnetic radiation of very short wavelength. Their wavelength and energy can vary. High energy gamma rays can penetrate at least 30 centimeter of lead or 2 kilometers of air, ठीक है। एयर में ये तकरीबन 2 किलोमीटर तक जा सकती है। तो वही चीजें दोबारा यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है।
अब इसकी ये जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है, अगर इसको हम यहाँ पर देखें, ठीक है, इस लाइट को, तो गेमा रेज जो है वो पेपर में से भी गुजर सकती है, एल्युमिनियम से भी गुजर सकती है, लेड उसको स्टॉप कर देती है, किसी हद तक ये उसमें से पेनिट्रेट कर जाती है, लेकिन फिर भी वो उसको स्टॉप कर देती है। अल्फा पार्टिकल जो है, ठीक है, वो पेपर से ही स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ही वो स्टॉप हो जाते हैं। जो बीटा पार्टिकल्स है वो पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन एल्युमिनियम फॉयल जो है वो उसको क्या, एल्युमिनियम जो मेटल है, ठीक है, वो उसको क्या कर देता है, वो उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई। अभी ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, तो आपके अगर आप बुक के वो पेजेस पढ़ लेंगे, ठीक है, तो उसमें सारा का सारा यही बातें, यही टॉपिक्स आपको वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। अभी आखिरी 20 मिनट्स में हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है।